आज हम बाइक एडवाइस के उस लेख पर बात कर रहे हैं जिसमें रॉयल एनफील्ड की आने वाली दो बड़ी मोटरसाइकिलों बुलेट 650 और हिमालयन 750 की जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस जानकारी को एक यादगार कहानी में कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। हमारा पहला मुद्दा लेख के गहरे अर्थ से जुड़ा है। देखिए, लेख ये बताने में तो पूरी तरह कामयाब है कि कौन सी दो बाइक आ रही हैं, लेकिन ये उस जरूरी सवाल का जवाब नहीं देता जो एक समझदार पाठक के मन में होता है। तो क्या? हाँ, तो क्या मतलब इन बाइक्स के आने का रॉयल एनफील्ड के लिए और पूरे भारतीय मोटरसाइकिल बाजार के लिए असल में मतलब क्या है? आपकी बात सही है। ये सिर्फ तथ्यों की एक सूची जैसा लगता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लेखक का इरादा ही यही हो? मतलब बाइक एडवाइस के पाठक शायद तकनीकी जानकारी और स्पेसिफिकेशंस में ज्यादा रुचि रखते हों। अच्छा। हो सकता है उन्हें बस ये जानना हो कि इंजन कितने सीसी का है और लॉन्च कब होगा, बिना किसी कहानी के। ये एक बहुत बहुत अच्छा सवाल है और कई बार ये नजरिया सही भी होता है, लेकिन हमें पाठक को कम नहीं आंकना चाहिए। ठीक है। आज का बाइक उत्साही सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है, वो एक विश्लेषक भी है। वो जानना चाहता है कि कंपनी क्या सोच रही है। जब कोई लेख सिर्फ स्पेक्स बताता है तो वो एक ब्रोशर का काम करता है, लेकिन जब वो उसके पीछे की रणनीति बताता है तब वो एक विश्लेषण बनता है। सही बात है। फर्क ये है कि पाठक जानकारी पढ़ के भूल जाता है, लेकिन विश्लेषण उसे सोचने पर मजबूर करता है। मैं समझ रहा हूँ। आप कह रही हैं कि पाठक को सिर्फ क्या ना बताकर क्यों भी बताया जाए। तो इस लेख की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये तथ्यों को एक दूसरे से जोड़कर कोई बड़ी तस्वीर पेश नहीं करता। बिल्कुल, ये बताता है कि क्या हो रहा है, पर ये नहीं समझाता कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली। एक विशेषज्ञ पाठक के लिए स्पेसिफिकेशंस तो बस डेटा हैं। वो जानना चाहता है कि इस डेटा के पीछे की कहानी क्या है। क्या रॉयल एनफील्ड एक नए सेगमेंट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये किसी प्रतियोगी जैसे ट्रायम्फ या जावा को कोई जवाब है? इन सवालों के बिना यह लेख एक प्रेस रिलीज का सारांश बनकर रह जाता है, जिसमें कोई मौलिक दृष्टिकोण नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर हमें इस लेख को एक ब्रोशर से उठाकर एक विश्लेषण बनाना है, तो हमारा सुझाव क्या होगा? तो सुझाव ये है कि इन दोनों लॉन्च को एक बड़ी रणनीतिक कहानी के हिस्से के रूप में पेश किया जाए। एक कहानी? हाँ, सिर्फ बाइक्स की अलग-अलग सूची देने के बजाय पूरे लेख को रॉयल एनफील्ड की महत्वाकांक्षा की कहानी के इर्द-गिर्द बुना जा सकता है। अच्छा। इससे पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि उसे एक नजरिया मिलता है। उसे लगता है कि उसे कंपनी के मास्टर प्लान की एक झलक मिल गई है। ये बहुत दिलचस्प है। इससे पाठक भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। क्या आप कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं कि यह कहानी कैसे सुनाई जा सकती है? जरूर। शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत एक मजबूत हुक से होनी चाहिए जो पहली ही लाइन में दाव ऊंचा कर दे। जैसे? कुछ ऐसा, रॉयल एनफील्ड सिर्फ दो नई बाइक लॉन्च नहीं कर रहा है, वो भारतीय मिडिल वेट सेगमेंट पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करने और प्रीमियम बाजार में एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी में है। वाह। देखिए, इस एक लाइन से ही पाठक समझ जाता है कि ये लेख सिर्फ मेटल और इंजन के बारे में नहीं, बल्कि बाजार पर कब्जा करने की एक बड़ी व्यावसायिक चाल के बारे में है। हाँ, ये तो वाकई दमदार है। इसने तुरंत एक कहानी तय कर दी। और फिर इस कहानी में बुलेट 650 और हिमालयन 750 को कैसे फिट किया जाएगा? यहीं पर कहानी और मजेदार हो जाती है। हम इन दोनों बाइक्स को उस बड़ी रणनीति के दो अलग-अलग हथियार के रूप में पेश कर सकते हैं। अच्छा। बुलेट 650 को ब्रांड की विरासत से जोड़िए, उसे विरासत का विस्तार कहिए। ये रॉयल एनफील्ड के अतीत को सम्मान देने जैसा है। और हिमालयन 750 को भविष्य की महत्वाकांक्षा से जोड़िए, उसे भविष्य की ओर एक साहसी कदम के रूप में दिखाइए। मैं समझ गया। तो यह दो अलग-अलग बाइक्स की कहानी नहीं रही, बल्कि यह रॉयल एनफील्ड के अतीत और भविष्य के बीच संतुलन साधने की एक दिलचस्प कहानी बन गई। बिल्कुल। एक तरफ वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक यही बात है।
अब पाठक सिर्फ स्पेक्स नहीं पढ़ रहा, वो एक शतरंज का खेल देख रहा है और समझ रहा है कि हर मोहरा क्यों चला जा रहा है। यह रेख को यादगार बना देता है। ठीक है, तो कहानी को बेहतर बनाने के अलावा मुझे लगता है कि एक और चीज है जो पाठक को बांधे रख सकती है। क्या? और वो है संदर्भ। क्योंकि अगर हम रणनीति की बात कर रहे हैं तो हमें उस रणभूमि को भी देखना होगा जिसमें ये जंग लड़ी जा रही है, मतलब बाजार और उसके प्रतियोगी। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। यही हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है। अच्छा। लेख अपने लक्षित पाठक यानी बाइक उत्साही को ध्यान में तो रखता है, लेकिन ये उन्हें वो तुलनात्मक विश्लेषण और बाजार का संदर्भ नहीं देता जिसकी वे सबसे ज्यादा सराहना करेंगे। हाँ, जैसे लेख में लिखा है कि बुलेट 650 को क्लासिक 650 के नीचे पोजीशन किया जाएगा। इसे पढ़ते ही मेरे मन में पहला सवाल आया, क्यों? क्या ये एक ज्यादा सस्ती क्लासिक है या ये एक अलग तरह के ग्राहक के लिए है? सही सवाल है। क्या ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ज्यादा आरामदायक होगी? लेकिन सवालों को अधूरा छोड़ देता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही संदर्भ की कमी है। एक उत्साही पाठक ये जानना चाहता है कि ये बाइक लाइनअप में कौन सी खाली जगह भर रही है। और इसी तरह हिमालयन 750 के लिए भी। हाँ, हिमालयन 750 के लिए 750 सीसी एडवेंचर सेगमेंट भारत में बहुत प्रतिस्पर्धी है। इसके सीधे प्रतियोगी कौन है? ट्रायम्फ टाइगर या सुजुकी वी-स्ट्रॉम। लेख इस प्रतिस्पर्धी माहौल को बिल्कुल भी नहीं छूता। और इस जानकारी के बिना सारे स्पेसिफिकेशंस हवा में तैरते हुए नंबरों की तरह लगते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ बाइक के शौकीनों के लिए नहीं है। अगर कोई नया खरीदार भी बाजार में उतरता है तो उसे ये जानना जरूरी है कि ये बाइक ट्रायम्फ के मुकाबले कहाँ खड़ी होती है। सही बात है। संदर्भ के बिना वो खो जाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए लेखक क्या कर सकता है? सुझाव बहुत सीधा और असरदार है। हर बाइक के लिए एक छोटा सेक्शन जोड़ें जो उसे मौजूदा बाजार के भीतर रखता हो। अच्छा। ये दिखाता है कि लेखक ने अपना होमवर्क कर लिया है और वो सिर्फ जानकारी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि असल विश्लेषण दे रहा है। ये पाठक के भरोसे को भी बढ़ाता है। हाँ। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। अगर हम बुलेट 650 की बात करें तो ये संदर्भ वाला सेक्शन असल में कैसा दिख सकता है? ओके, बुलेट 650 के लिए लेखक एक पैराग्राफ जोड़ सकता है जो सीधे इस सवाल का जवाब दे। क्लासिक 650 के नीचे इसे पोजीशन करने का मतलब है कि रॉयल एनफील्ड अब ट्रायम्फ स्पीड 400 और हाल ही में आई जावा 350 जैसी बाइक्स को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। और फिर एक सवाल जोड़ें। सवाल ये है कि क्या बुलेट का क्लासिक आकर्षण और ज़्यादा आरामदायक राइडिंग पोस्चर इसे उन ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प बनाएगा जो रोज़ाना की राइड के लिए एक रेट्रो बाइक चाहते हैं? ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, यहाँ हमने न सिर्फ प्रतियोगी बताए बल्कि एक सवाल भी खड़ा कर दिया जो पाठक को सोचने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। हाँ, इसने बाइक को एक वैक्यूम से निकालकर सीधे बाजार के बीच में खड़ा कर दिया। और हिमालयन 750 के लिए भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है। हिमालयन 750 के लिए तो ये और भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड के लिए एक नया मैदान है। अच्छा। लेखक लिख सकता है 750 सीसी इंजन के साथ हिमालयन 750 का सीधा मुकाबला ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 660 और सुजुकी वी-स्ट्रॉम 650 XT जैसी स्थापित एडवेंचर बाइक से होगा। ठीक है। रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या वो अपनी कीमत को इन ग्लोबल ब्रांड्स के मुकाबले इतना आकर्षक रख पाएगा कि भारतीय एडवेंचर उत्साही एक नए खिलाड़ी पर दांव लगाने को तैयार हो जाए। समझ गया। इस तरह के सवाल पाठक की रुचि को बढ़ाते हैं और उसे दिखाते हैं कि इस लॉन्च के दाव कितने ऊंचे हैं। बिल्कुल। तो दूसरा सुझाव यह है कि हर बाइक को बाजार के संदर्भ में रखकर उसके प्रतिस्पर्धियों से तुलना की जाए ताकि पाठक को एक पूरी और स्पष्ट तस्वीर मिल सके। अब ये सारी बेहतरीन बातें, रणनीति, कहानी, संदर्भ, इन्हें रखने के लिए एक मजबूत ढांचे की भी जरूरत होगी। हाँ, और यहीं पर हम अपने तीसरे और आखिरी मुद्दे पर आते हैं, जो है ढांचा। लेख का वर्तमान ढांचा सीधा और सरल है। एक छोटा परिचय, फिर बाइक 1 का विवरण और फिर बाइक 2 का विवरण। जानकारी खोजना आसान है। जानकारी खोजना आसान है, लेकिन ये कार्यात्मक होते हुए भी प्रेरणाहीन है। लेकिन क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? ढांचा साफ और सीधा है। अगर मुझे सिर्फ
हिमालयन के बारे में जानना है तो मैं सीधे उस सेक्शन पर जा सकता हूँ। क्या एक जटिल ढांचा पाठक को भ्रमित नहीं करेगा? शायद लेखक ने जानबूझकर इसे सरल रखा है। आपका तर्क अपनी जगह सही है। अगर हम इस लेख को एक विकिपीडिया पेज या एक रेफरेंस गाइड की तरह देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसे एक विश्लेषण बनाना चाहते हैं, एक ऐसी कहानी जिससे पाठक शुरू से आखिर तक पढ़ना चाहे। अभी का बाइक 1, बाइक 2 का प्रारूप एक शॉपिंग लिस्ट जैसा लगता है, बहुत अनुमानित और नीरस। तो आप कह रही हैं कि ढांचा सिर्फ जानकारी व्यवस्थित करने का तरीका नहीं है? नहीं, बल्कि यह खुद कहानी कहने का एक हिस्सा है। बिल्कुल। यह रॉयल एनफील्ड की रणनीति के बारे में एक जुड़ी हुई कहानी बताने के बजाय जानकारी के 2 अलग-अलग टुकड़े देता है। तो इस लिस्ट जैसे ढांचे को एक आकर्षक कहानी में कैसे बदला जा सकता है? मेरा सुझाव है कि लेख को उत्पादों के बजाय विषयों के आसपास फिर से संरचित किया जाए। विषयों के आसपास? हाँ, थीम्स। यह पाठक को एक उच्च स्तर पर संलग्न करता है और उसे बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। क्या आप उदाहरण देकर बता सकती हैं कि इन 2 बाइक्स के लिए ये विषयगत संरचना कैसी हो सकती है? बिल्कुल, हम उन्हीं विषयों का उपयोग कर सकते हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी। विरासत और भविष्य? एग्जैक्टली। लेख को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग, विरासत को सलाम, 650 सीसी परिवार का नया सदस्य। अच्छा। यह सेक्शन पूरी तरह से बुलेट 650 पर केंद्रित होगा, लेकिन सिर्फ उसके स्पेक्स पर नहीं। यह इस बात पर जोर देगा कि यह प्रतिष्ठित बुलेट विरासत को एक नई प्रदर्शन श्रेणी में कैसे ले जा रहा है। ओह, यह शानदार है। तो आप पाठक को पहले उस चीज से जोड़ते हैं जिसे वो पहले से जानता और प्यार करता है, बुलेट की विरासत। हाँ, ये एक आरामदायक शुरुआत है। और फिर दूसरा भाग? दूसरा भाग कहानी को आगे बढ़ाता है। इसका शीर्षक हो सकता है नई सरहदों की ओर, रॉयल एनफील्ड का 750 सीसी सपना। यह हिमालयन 750 को कवर करेगा, लेकिन इसे सिर्फ एक बाइक के रूप में नहीं, बल्कि कंपनी के एक अज्ञात क्षेत्र में साहसिक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगा। वाह! यहाँ हम इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि यह रॉयल एनफील्ड के लिए कितना बड़ा कदम है और ये कैसे ब्रांड को एक नई ज्यादा प्रीमियम श्रेणी में स्थापित करने की कोशिश है। ये तो कमाल का ढांचा है। ये पाठक को एक यात्रा पर ले जाता है। आप परिचित और आरामदायक अतीत यानी बुलेट से शुरू करते हैं और फिर उसे एक रोमांचक और अनिश्चित भविष्य यानी हिमालयन 750 की ओर ले जाते हैं। सही। ये ढांचा खुद में ही ब्रांड की दोहरी रणनीति की कहानी कहता है। अपनी जड़ों का सम्मान करो, पर भविष्य की ओर हिम्मत से बढ़ो। ठीक यही बात है। इस संरचना के साथ लेखक अभी भी सभी स्पेसिफिकेशंस और विवरणों पर चर्चा कर सकता है, लेकिन अब वे एक बड़ी, ज्यादा आकर्षक कहानी का हिस्सा है। तो लेख अब सिर्फ जानकारी का स्रोत नहीं, बल्कि एक विचारोत्तेजक विश्लेषण बन जाता है, जिसे पाठक न सिर्फ पढ़ेगा, बल्कि याद भी रखेगा और शायद दोस्तों के साथ साझा भी करेगा। तो संक्षेप में, ये लेख जानकारी देने में अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत से इसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। 3 मुख्य बातें हैं जिन पर लेखक को ध्यान देना चाहिए। हाँ, पहला, सिर्फ क्या ना बताकर क्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इन बाइक्स के लॉन्च के पीछे की रणनीति और महत्व को उजागर करें ताकि पाठक को बड़ी तस्वीर दिख सके। दूसरा, अपने उत्साही पाठकों को वो दें जो वे चाहते हैं, बाजार का संदर्भ और प्रतिस्पर्धियों से तुलना। इसे स्पेसिफिकेशंस को मतलब मिलता है और विश्लेषण में गहराई आती है। और तीसरा, एक सीधी सादी शॉपिंग लिस्ट वाले ढांचे को छोड़कर विरासत और भविष्य जैसे विषयों के आसपास एक कहानी बुने। यह लेख को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्प और यादगार बनाता है और आपको एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करता है। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि ये सुझाव आपके काम को और भी प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। जब आप इन बदलावों को अपने लेख में शामिल कर लें, तो हमें अपना लेख दोबारा जरूर भेजें। हमें यह देखने में बहुत खुशी होगी कि ये कैसे और भी बेहतर हुआ है।